हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, एक ग्रेविटेशन का सीरीज चल रहा है। तो आई होप कि तुम पिछले सारे वीडियोस देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो आई बटन दिख जाएगा, वहां पर क्लिक करके तुम सारे वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फ्री फॉल। तो आज हम जानेंगे फ्री फॉल के बारे में, ठीक है ना। तो देखो, फ्री फॉल क्या होता है उसका आज हम पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। जो फ्री फॉल होता है वो क्या होता है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बॉडी, मान लो एक स्टोन जो है वो गिर रहा है नीचे, ठीक है ना। और ये कुछ हाइट से गिर रहा होगा ना, ये हाइट जो है उसे एच मान लो, ठीक है ना। और ये जो स्टोन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा है। और इस स्टोन को कोई ना कोई फोर्स तो खींच रहा होगा ना। और वो कौन सा फोर्स है जो इस स्टोन को खींच रहा है। तो फिर उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और तुम उसे ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। उसको क्या बोल सकते हो, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है उस स्टोन पे लग रहा है, ठीक है ना, जिसके वजह से वो स्टोन जो है एच डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे की ओर जा रहा है। और एक कंडीशन है कि उस पर सिर्फ ग्रेविटी ही लगनी चाहिए और कोई अदर फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तब वो स्टोन जो है हम बोलेंगे कि वो स्टोन फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल का एक कंडीशन है कि उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। और फ्री फॉल कब होता है, जब तुम एक हाइट एच मान लो, उस हाइट से जब कोई बॉडी नीचे की ओर गिरता है तो उस पर फ्री फॉल होता है, ठीक है ना, उस पर फ्री फॉल लगता है। तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे फ्री फॉल किसे बोलते हैं। तो मैं फटाक से डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, और आई होप कि तुम ये सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने हर बार बोला है कि मुसीबत के समय नोट्स ही काम आते हैं। चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर एग्ज़ाम के वक्त हो, नोट जो है वो हर जगह काम आता है, ठीक है ना। तो फिर नोट बना लिया करो, ठीक है ना। एग्ज़ाम के वक्त बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो देखो, ये मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्सेस इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो जैसा मैंने बोला था वही मैंने लिख दिया है, डिट्टो। मैंने क्या बोला था, जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट मान लो एच से नीचे की ओर जाएगा, मतलब अर्थ की ओर जाएगा, ठीक है ना, और तब उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक कंडीशन है कि उस पे और कोई भी अदर फोर्सेस नहीं लगनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें एक साथ हो रही हो तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना। और हम क्या बोलेंगे उस बॉडी को, कि फ्री फॉलिंग बॉडी बोलेंगे। तो फिर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो अर्थ की ओर आ रहा होता है कुछ हाइट एच से, तो फिर हम उस बॉडी को क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी अगर हम नीचे की ओर गिराएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो अगर हम उसे नीचे की ओर गिराएंगे तो वो जो है नीचे की ओर गिरेगा और ग्राउंड पे टच हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको एक रूफ से, एक छत से गिराएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, पहले के जमाने में ये सोचा जाता था कि जिसका जितना मास होगा, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसका मास है 60 किलोग्राम, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 30 किलोग्राम। तो पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि जिसका जितना मास होगा वो उतना जल्दी गिरेगा। तो ऐसे देखा जाए तो फिर इस केस में ए जो है वो जल्दी गिरेगा, फास्टर गिरेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। और बी जो है वो जो है देर में गिरेगा। मान लो इनको अगर मैं सेम हाइट से नीचे फेंक दूं, मान लो हाइट जो है वो 50 मीटर है, तो सबसे पहला जो है वो ए को जाना चाहिए। ए मतलब सबसे कम टाइम में नीचे पहुंच जाएगा, और बी जो है उसको ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ए। ए जो है पहले के जमाने में माना जाता था, ठीक है ना। फिर बाद में इसको जो है गलत साबित कर दिया। और किसने गलत साबित कर दिया, गैलीलियो ने इसे गलत साबित कर दिया। गैलीलियो जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे गया। तुम्हें पता होगा कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्या है, वो जो है एक टेढ़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है ना, ऐसा खड़ा हुआ है वो। तो गैलीलियो जो है यहाँ पे खड़ा हुआ और उसने वहां से दो पत्थर फेंक दिए अलग मासेस के। एक मास मान लो
5 किलो का है, ठीक है ना, और दूसरा पत्थर का जो मास है वो 10 किलो का है। तो उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा के छत से दो पत्थर को नीचे फेंक दिया, ठीक है ना, और उसने जो है टाइम नोट किया। तो फिर उसने पाया कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पर ग्राउंड पे टच किया है, ठीक है ना, सेम टाइम में ग्राउंड पर पहुंचे हैं। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होते हैं वो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनको असली में जो है ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा होता है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहे होते हैं, और जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो कांस्टेंट होता है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखो इस केस में क्या हुआ कि दोनों जो है सेम टाइम पे लैंड कर गए नीचे, ठीक है ना। तो इससे हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होते हैं वो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा जो दिमाग है वो खुरापाती है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि देखो देखो, मैं जो है अगर एक फीदर फीदर जो है, आई गेस तुम्हें पता होगा, अगर एक फीदर, ठीक है ना, जो लाइट ऑब्जेक्ट है, और एक मेटल का कॉइन अगर मैं नीचे गिराऊं तो मैं देखता हूँ कि जो मेटल का कॉइन है वो ज़्यादा जल्दी नीचे आके गिरता है, ठीक है ना, ये जो ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू द फीदर। ऐसा क्यों? तो देखो, जो मेटल का कॉइन है वो एक तो छोटा है, ठीक है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। सरफेस एरिया अगर तुम इस मेटल कॉइन का देखोगे एज कंपेयर टू द फीदर, वो जो है वो कम होता है। दूसरा ये जो है इसका मास ज़्यादा है, जिसके वजह से ये जो है, जिसके वजह से इस पे एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस इस पे कम लगेगा। अगर तुम फीदर वाले केस की बात करो तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तुमने देखा ही होगा, ठीक है ना, फीदर जो है चौड़े से होते हैं, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें जो है एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और इसमें जो है एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगेगा। एयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, एयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इसी वजह से जो कॉइन है वो ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा एज कम्पेयर टू द फीदर। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल नाम का। तो उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, एक लंबा सा कंटेनर लिया, और उसमें यहाँ पर उसने एक कॉइन रख दिया और एक फीदर रख दिया, ठीक है ना, और क्या किया कि इसमें जितना भी एयर था उसको निकाल दिया। तो अगर तुम एयर को निकाल दोगे तो इसमें बचेगा क्या? इसमें जो है सिर्फ वैक्यूम बचेगा, ठीक है ना, इसमें सिर्फ वैक्यूम बचेगा। तो सही में इसमें सिर्फ वैक्यूम बचा, और अगर वैक्यूम बचेगा और एयर को निकाल दोगे तो फिर यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस का रोल प्ले नहीं कर पाएगा एयर, ठीक है ना। अब फिर देखो, एयर को निकाल देने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको जो है उल्टा कर दिया, ठीक है ना, इस कंटेनर को हमने उल्टा कर दिया। तो इसको जब तुम रिवर्स कर दोगे तो फिर यहाँ से जो है कॉइन और जो फेदर है वो नीचे की ओर गिरेंगे, ठीक है ना। और इस केस में हमने देखा कि जो कॉइन है और जो फेदर है वो सेम टाइम पर लैंड किए हैं। तो मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस का रोल प्ले नहीं हो रहा है तब हम देखेंगे कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइम पर ही नीचे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हमने कंक्लूजन लिया। क्या कंक्लूजन लिया? कि जितने भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो मास पर डिपेंड नहीं करते। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको जो है मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने लिखा है द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely toward the earth does not depend on the mass of the object, ठीक है ना। तो देखो, जो मैंने बोला था मैंने वही लिख दिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है मतलब वो अर्थ के तरफ एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो है मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम स्टार मार्क करके रखना, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बात
नोट कर लो कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का जब वो फ्री फॉल कर रहा होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है कि जो एक्सेलरेशन होगा जो प्रोड्यूस करेंगे सारे बॉडी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है ना, सारे बॉडीज के जो एक्सेलरेशन होंगे जो फ्री फॉल परफॉर्म कर रहे होंगे वो सेम होगा। तो फिर ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना, तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक जो मैंने शो किया है वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा फ्री फॉल खत्म होता है। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। तो अब हम समझने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो फिर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन हाइट से ड्रॉप होता है, ठीक है ना, एक सर्टेन हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो उसको नीचे फेंक दिया, तो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कुछ था, फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है ना, इसका जो वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन होगा इससे, और इस यहाँ पर जब वेलोसिटी चेक करोगे तो फिर ये जो वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन होगा इन दोनों वेलोसिटी से। ठीक है ना, जब तुम यहाँ पर वेलोसिटी चेक करोगे और ये जो वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन होगा इन तीनों से। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, जब वो नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और अगर तुम भूल नहीं गए होंगे तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो फिर इसको ही हम क्या बोलेंगे? इसको ही हम बोलेंगे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे फटाक से लिख देता हूँ। तो जो मैंने बोला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्या बोला था मैंने? कि द यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी due to the gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने बोला था, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा जब कोई बॉडी फ्री फॉल परफॉर्म कर रहा होगा, और वो फ्री फॉल किसके वजह से परफॉर्म कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है ना, जो कि प्रोड्यूस कर रहा होगा अर्थ। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और साइंटिस्ट ने हमें पहले से स्मॉल जी का वैल्यू दे रखा है, और वो क्या है? तो फिर स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो पहले से साइंटिस्ट ने दे रखा है, और वो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है। तो किसी किसी प्रॉब्लम में तुम्हें ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन हो सकता है। तो फिर ये जो है दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब इन दोनों को तुम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 9.8 के बजाय 10 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू लेते हैं। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो देखो, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर तुम एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन ना भूल गए होंगे तो फिर मैंने हमें बताया था कि ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर एक सेकंड में उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करता रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकंड में। तब हम क्या बोलेंगे कि
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि मैंने बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगती है। और मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन में समझाया था कि एक प्रॉपर्टी होती है रिटार्डेशन की। तो रिटार्डेशन कब लगेगा इसमें? तो रिटार्डेशन मान लो एक बॉल है, तुमने उसको आसमान की ओर फेंका, ठीक है ना। तो वो बॉल जो है कुछ इस प्रकार से गया। इस केस में रिटार्डेशन लगेगा, ठीक है ना। इसमें इस केस में -9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। रिटार्डेशन कब होता है? जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड साइड फेंकते हो। और एक्सेलरेशन कब होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड साइड ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उस केस में एक्सेलरेशन होता है। तो इसको जो है मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से फ्रेम करके लिख देता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो। तो जो मैंने समझाया था मैंने वो सारा चीज़ें लिख दिया है। क्या लिखा है? व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड freely it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, and when a body is thrown vertically upward it undergoes a retardation of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने लिखा है कि जब भी कोई बॉडी को तुम ड्रॉप करोगे तो फिर वो नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है ना। तब उस पे जो है एक्सेलरेशन लगेगा कितने का? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जब भी कोई बॉडी को तुम ऊपर की ओर फेंकोगे तो उसमें जो है रिटार्डेशन लगेगा, ठीक है ना। उसमें रिटार्डेशन कितने का लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगेगा, ठीक है ना। और ये जो जी है उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये जो जी है जिसको तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें डराइव करना है इस वीडियो में। तो देखो हमने क्या देखा कि जी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल की वजह से नीचे की ओर जा रहा है और उस पे ग्रेविटेशन लग रहा है, ठीक है ना। तो उस पे क्या लग रहा है? असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। उस पे जो है एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो ग्रेविटी लगा रहा है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने पिछले वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए। और वो फॉर्मूला क्या था? अगर तुम भूल नहीं गए होंगे, वो फॉर्मूला था कुछ ऐसा: F इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वन मल्टीप्लाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे वन और यहाँ पे टू। तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है तो उस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। फोर्स का हमें और एक फॉर्मूला पता है जो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था। अगर तुम भूल नहीं गए होंगे, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखो यहाँ पे m1 को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूँ और इस m2 को स्मॉल m से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए। और हमने हमें f का एक फॉर्मूला बताया मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ f इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल दूं तो अगर a निकालूं तो a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? a जो है वो f डिवाइड बाई m के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और f का वैल्यू तो हमें पता है। तो फिर यहाँ पर f का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं जो कि हमें इस इक्वेशन से मिला, इक्वेशन वन मान लो, तो फिर यहाँ पर मैं इक्वेशन वन पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर f का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं जो कि क्या था? g मल्टीप्लाई में कैपिटल M मल्टीप्लाई में स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इधर जो m है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये जो स्मॉल m है और ये स्मॉल m है कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास a का एक फॉर्मूला आ गया।
कैपिटल जी मल्टीप्लाई में कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जो है इस चैप्टर में ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर इसको ए ना लिख के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे, जो कि हम डिनोट करते हैं जी से। तो फिर ये जो ए है वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और तो फिर फॉर्मूला का क्या बन गया? जी का फॉर्मूला बन गया जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी। ये जो कैपिटल जी होता है एक कांस्टेंट होता है, ये आपको पता ही होगा। मल्टीप्लाई में कैपिटल एम, ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है? ये जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है ना, ये मास ऑफ द अर्थ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, और ये जो कैपिटल आर है वो क्या है? वो है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, जो कैपिटल आर है वो क्या है? रेडियस है अर्थ का। तो देखो, अब अगर इस फॉर्मूले में मैं सारे वैल्यूज को पुट कर दूं, हमें जो है जी का वैल्यू पता है। जी का वैल्यू हमें पहले से पता है, जो कि क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, और दूसरा एम, एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। और साइंटिस्ट ने हमको मास ऑफ द अर्थ निकाल के दे दिया है, जो कि क्या है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने रेडियस भी निकाल के दे दिया है अर्थ का, जो कि क्या है? जो कि है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये सारे जो वैल्यूज है वो हमारे पास है, और ये जो वैल्यूज है अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे अगर, तो जी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? देखो, 6.67 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई एम। एम जो है वो क्या है? 6 × 10⁻24 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको मैंने क्वेश्चन में सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा करो। इसको जो है मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, तो देखो, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी जो है वो हमने निकाल दिया है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं तब से गला फाड़ रहा हूँ कि जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने निकाल के भी देख लिया कि जो जी है उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आई होप कि तुम्हें फॉर्मूला निकालना आ गया होगा, और साथ साथ जी का वैल्यू भी निकालना आ गया होगा, कैसे निकाल सकते हो जी के वैल्यू को। और ये जो तीन प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है ध्यान में रखना। ठीक है ना, जी जो है उसका एक प्रॉपर्टी है कि जी जो है वो दोगला इंसान है, मतलब वो हर एक जगह चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ए अर्थ है हमारा। ठीक है ना, और जी की वैल्यू अगर इधर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इधर जो है वो चेंज होकर कुछ और हो जाती है। ठीक है ना, और इक्वेटर के पास कुछ और हो जाती है। ठीक है ना, और पोल्स के पास कुछ और हो जाती है। तो जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जी जो है वो वेरिएबल है, मतलब जी की वैल्यू जो है वो हर जगह चेंज होती रहती है। जैसे कि जी का जो वैल्यू है वो पोल्स में मैक्सिमम हो जाता है, पोल्स में जो वैल्यू है जी का वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो कम है। और जी का फॉर्मूला क्या था? जी का जो फॉर्मूला था वो था कैपिटल जी मल्टीप्लाई में एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस कम होगा तो जी जो है वो ज़्यादा होगा, और मैंने यहाँ पर क्या बोला कि पोल्स पर रेडियस कम है अर्थ का, तो फिर जी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, और अगर इक्वेटर के केस में देखोगे,
अगर तुम इक्वेटर के केस में देखोगे, जो जी का वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। अगर देखो रेडियस अगर ज्यादा होगा तो फिर जो जी होगा वो कम होगा, क्योंकि जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो अगर आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, अगर आर घटेगा तो जी बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब हमेशा उल्टा ही होगा। तो पोल्स में रेडियस कम है तो जी मैक्स हो जाएगा, और इक्वेटर में रेडियस ज़्यादा है तो जी जो है वो मिनिमम हो जाएगा। आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि जो जी होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता है। और एक वैल्यू से जो जी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, और वो वैल्यू क्या है कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना। अगर तुम नीचे की ओर जाओगे तो जो वैल्यू है जी का वो घटेगा, ठीक है ना। और सेम टू सेम अगर तुम ऊपर जाओगे तब भी जी का वैल्यू जो है वो घटेगा। जी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मैंने बोल दिया है। तो देखो इस केस में तो समझ में आता है कि जब तुम ऊपर जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, जिसके वजह से जो जी है वो घटेगा। ये वाला केस तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्यों घट रहा है? यहाँ पर तो रेडियस हम घटा रहे हैं ना, हम जो है कोर की तरफ जा रहे हैं तो रेडियस जो है वो घट रहा है। पर तब भी जी जो है वो घट क्यों रहा है? तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है। तो जब तुम अर्थ के सेंटर की ओर जाओगे तब भी जो जी है वो घटता ही रहेगा, एक प्रॉपर्टी है, एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाक से ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा के लिख दिया है कि जो वैल्यू होता है जी का वो मैक्सिमम होता है सरफेस पे, ठीक है ना, एंड बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने बोला कि जो जी का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा जब तुम सेंटर पे पहुंचोगे अर्थ के, और it decreases on going above the surface of earth or going inside the surface of the earth, ठीक है ना। ये जो है घट जाएगा कब? जब तुम सरफेस के ऊपर जाओगे या फिर सरफेस के नीचे जाओगे तब ये घट जाएगा। और ये मैक्सिमम कब रहेगा? जब तुम अर्थ के सरफेस पे रहोगे तब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा थियोरी पार्ट खत्म होता है। अब हम सॉल्व करेंगे 2-3 क्वेश्चन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें जो है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे फाइंड करना है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो फिर स्मॉल जी का अगर तुम्हें वैल्यू पता है, अगर स्मॉल जी का तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो फिर जी मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई r² फॉर्मूला होता है इसका। तो जी का वैल्यू हमको गिवन है, मास ऑफ द मून गिवन है जो कि एम है, ए गिवन है, ठीक है ना, जी गिवन है, और आर रेडियस ऑफ द मून भी गिवन है, ए भी गिवन है, ठीक है ना। इसी के साथ हमें जो चीज़ें चाहिए थे वो सारे के सारे गिवन ही हैं, बस इसमें हमें थोड़ा सा रेडियस को मॉडिफाई करना है, क्योंकि जो रेडियस है वो किलोमीटर में गिवन है, पर हमको किलोमीटर जो है वो जमता नहीं है, ठीक है ना, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो देखो ये 1.74 इंटू 10⁻⁶ हुआ कैसे? तीन इसके हो गए, ठीक है ना, इसके 3 जीरो हो गए, तो ये 10⁻³ हो गया। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है तो फिर इसके पीछे हम देखेंगे कि कितने डिजिट है। इसके पीछे जो है 3 डिजिट है, तो हमने तीन, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दिया, तो फिर ये जो है 10⁻⁶ के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसी इसी के साथ हमने इसको 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर लिख दिया है, ठीक है ना। और बाकी तो चीज़ें हमारा जो रिक्वायर्ड है वो गिवन ही है, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो G इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, जो कि क्या गिवन है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई में मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून क्या है? 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम डिवाइड बाय
आर स्क्वायर, आर क्या है, आर कितना है 1.74 इंटू 10⁻6 टू द पावर 2। ये जो है आर स्क्वायर गिवन, तो फिर यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मिल गया है, जो कि क्या है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये वाला पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। और जो जो ये सॉल्व कर ले वो कमेंट में जाए और डन जरूर लिख देना, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चले ना कि कितने टॉपर इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो मैंने एक क्वेश्चन किया था जो कि कैपलर लॉ वाले वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व कर दो, तो फिर उसको तुम रेफरेंस में ले सकते हो। तो फिर वहां पर जाओ, वहां पर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है, उसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर तुम कमेंट में बता दो, मैं इसका एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं हर एक डिटेल में बता दूंगा इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। वरना वहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके बता रखा है, ठीक है ना, ऐसे चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम्हें खुद सॉल्व करके देना है। अगर हो जाए सॉल्व तो फिर कमेंट में जाओ और डन लिख दो। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा थियोरिटिकल लग रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमको गिवन है इन 1 किलोग्राम मास। तो 1 किलोग्राम मास पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। How much will be the acceleration of a 3 किलोग्राम mass will be at the same place? तो उसी जगह पर अगर 1 किलोग्राम की बजाय 3 किलोग्राम का मास रख दे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को सुनते ही अगर सॉल्व ना कर पाओ तो ये वीडियो तुम्हें फिर से देखने की आवश्यकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है या फिर जो फ्री फॉल होता है वो भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, मैंने ऐसा कुछ लिखा था और उसको क्रॉस भी किया था, ठीक है ना, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम हो या फिर 1000 किलोग्राम हो, जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वही जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो मास यहाँ पर 1 किलोग्राम हो या फिर 3 किलोग्राम हो, जो एक्सेलरेशन होगा वो तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ अ 3 किलोग्राम मास विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया 3 किलोग्राम मास का, जो कि क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या फिर फ्री फॉल है, इस केस में फ्री फॉल ज़्यादा सुटेबल लगेगा कि जो फ्री फॉल है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ साथ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और एक काम कर सकते हो कि तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हो, क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, ठीक है। और तो और एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरे करवा दो यारो। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।